एपिसोड 7। कहानी अब आगे। ये बोल सुषमा घर जाने लगी तभी पीछे खड़ी सारिका अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए एक अलग ही टोन में बोली, ओह मेरी भोली दादी, आप क्या सच में उसे अपने घर की बहू बना ली है जो उसके आने का इतना बेसब्री से तैयारी किए जा रही है। वैसे भी आपको उसे जो भी मानना है आप मान सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सॉरी, मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद मत रख लेना कि मैं उसे अपनी भेब्स मानने वाली हूँ। हम भेब्स माय फुट, वो सिर्फ एक नौकर बनने लायक है इस घर की, मेरे भैया की वाइफ। नहीं समझ में आया आपको? तो मैं नहीं लाने वाली उसके लिए चावल का कलश वगैरह। तभी आलोक एक जोर का थप्पड़ सारिका के गाल पर जड़ देता है। ऐसे अचानक से थप्पड़ पड़ने से सुषमा सहित सारिका पूरा हैरान रह जाती है और वो अपने हाथ से गाल को पकड़े एकदम भींगी हुई आंखों से पापा के तरफ देखते हुए रोनी सूरत से पूछी, पापा आपने मुझे आज पहली बार थप्पड़ मारा, वो भी उस लड़की की वजह से। आई हेट यू पापा। अभी तक वो इस घर में आई भी नहीं है और उसने मुझे आज थप्पड़ परवा दिया। मुझे लगा ही था कि वो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी आलोक जी बोल पड़े, चुप एकदम चुप। बहुत मनमानी करने लगी है तू आजकल, और बहुत छूट दे दी है मैंने, इसी का नतीजा है जो तू अपने से बड़ों का आदर करना तक भूल गई है। अरे शादी भले ही जैसे भी हुई पर हो तो गई है ना, और अब वो हमारे बेटे की पत्नी और इस घर की बहू है। और हाँ, तुम्हारी भाभी भी, तो अगर मैंने तुम्हें उनसे बदतमीजी से बात करते हुए देखा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, समझ लो। आलोक जैसे ही अपनी बात पूरी करता है दरवाजे पर खड़ा दिव्यांश एकदम ऊंचे आवाज में बोल पड़ता है, पापा, आप छुटकी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? और क्या गलत कहा इसने? दिव्यांश को देखते ही सारिका दौड़कर उनके गले से जा लगती है और रोते रोते सारी बातें बताने लगती है। पंडित भवन। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नित्या घर में नहीं है। अरे ये लोग तो चाहते ही यही थे कि जल्दी से जल्दी वो यहाँ से निकल जाए और उससे उनका पीछा छूटे। पर इन सब के बीच जाह्नवी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसका रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था, बस अपनी दिदू के साथ बिताए वो हर पल उसके आंखों के सामने घूमे जा रही थी और वो अपने और दिदू के साथ बिताए पल को अपने कमरे में इधर से उधर घूम घूम याद कर रही थी। तभी उसे कुछ याद आ जाता है। फ्लैशबैक। नित्या हाथों में किताब लिया जाह्नवी के पास जाते हुए बोलती है, जानू देखना इन सारे किताब में से तेरे सिलेबस का कौन सा है। मैं किताब को छांट रही हूँ, बहुत सारी किताब हो गई है हर क्लास की ना। नित्या उससे पूछ रही थी पर जाह्नवी बेड पर फैल एकदम सोने में मग्न थी। तभी जाह्नवी बोली, उफ दिदू, प्लीज आज तो सोने दो ना। आज संडे है ना, तो प्लीज मुझे जगाओ मत। अभी तो मुझे पूरी बेड मिली है आराम से सोने के लिए, रात में फिर आप भी आकर जगह छेक लेते हो। मैं नहीं उठने वाली हूँ आज, आपको जो करना है करो। जाह्नवी इतना बोल अपने मुंह तक पूरा चादर ओढ़ लेती है, जिसे देख नित्या बोलती है, अच्छा तो मैं रात में तुम्हारा जगह छीक लेती हूँ, कोई बात नहीं जानू, एक इन जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना तो फिर तुझे मेरी बहुत याद आएगी और तुझे अकेले बेड पर फैलकर नींद भी नहीं आने वाली है, देख लेना, लेकिन तब मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। ये बात याद आते ही जाह्नवी बहुत फुट फुट कर रोने लगती है और साथ साथ में बोलती भी है, सॉरी दिदू, उस दिन तो मैंने सिर्फ आपसे मजाक में वो बातें कही थी, लेकिन आप तो मुझे सच में अकेला छोड़ चली गई। प्लीज दिदू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है, प्लीज लौट आओ ना अपनी जानू के पास। इधर दिव्यांश सारिका की सारी बात सुनने के बाद एकदम गुस्से में तनतनाते हुए नित्या का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए आलोक के पास जा खड़ा करते हुए बोला, तो पापा ये कौन है? दिव्यांश की बात सुन आलोक जी गुस्से से बोलते हैं, दिवू ये तू कैसा बहका बहका सवाल पूछ रहा है? ये तेरी पत्नी है और इस घर की बहू, और कौन होगी? नहीं नहीं पापा, यहीं पर आप धोखा खा गए ना। मैं बताता हूँ कि ये कौन है इस घर की। ये है हमारे घर की नई नौकरानी, मिस नित्या। जैसे ही ये बात सुषमा सुनती है वो गुस्से से दिव्यांश की तरफ आ बोलती है, देवू कैसी बात कर रहा है ये तू? तू इसे नौकरानी कैसे बोल सकता है? अभी कुछ देर पहले ही ना तूने इससे शादी की थी। आज तेरी शादी का दिन है देवू। सुषमा एकदम गंभीर आवाज में बोली, लेकिन दिव्यांश को उनकी बात सुन हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, ओह मेरी प्यारी दादी, आप भी कंफ्यूज हो गई है इस शादी की बात से। अरे ये शादी तो बस मैंने इसीलिए कर ली क्योंकि इसे अपने घर की इज्जत बचानी थी और मुझे मेरी आजादी। वैसे भी इसके पास कोई ठिकाना तो है नहीं जो ये वहां जड़ कर रह लेती, तो मैं इसे यहाँ पर ले आया। आपकी घर का सारा काम कर देगी, क्यों करोगी ना? दिव्यांश एकदम से नित्या से पूछा, जिस पर नित्या सिर्फ अपना सर हिला हामी भर दी। तभी आलोक जी फिर से बोल पड़े, दिवू तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू पागलों जैसी बातें कर रहा है। तुझे होश भी है कि तू क्या बोल रहा है? वो तेरी पत्नी है और तेरी शादी हुई है। क्या पापा, आप मुझे जानते नहीं है क्या? आपको क्या लगा कि मैं सच में शादी कर लूंगा? नो वे, ये शादी नहीं, सिर्फ मेरी आजादी का लाइसेंस है।
और आप लोगों को एक बहू चाहिए था ना, तो लीजिए मिल गई आपको आपकी बहू, आपको जो करना है करिए, इसके साथ मुझे कोई मतलब नहीं है, और तुम इस घर में रहो और घर के काम करो। अपने भाई की बात सुन सारिका बोल पड़ी, तब ये हुई ना मेरे भैया वाली बात, मैं वही सोचूं कि आप इस शादी के लिए आखिर मेहमान कैसे गए। अब क्या दादी और पापा, आप मुझे थप्पड़ मारा था ना इस लड़की की वजह से, अब रखो अपनी बहू को, बड़ी आए हैं मेरी भेप्स बनने वाली हमम। दोनों भाई बहन वहां से अपने अपने कमरे में चले गए। सुषमा और आलोक एकदम मायूसी के साथ एक दूसरे के चेहरे को देखे जा रहे थे। तभी सुषमा अपनी मायूसी को छिपाते हुए एक झूठी मुस्कान बिखेर थाली लिए नित्या के पास जा बोली, नित्या बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, उसे मैं समझा दूंगी, वो अभी थोड़ा गुस्सा में है ना, तो बस इसीलिए ये सब बोल गया, पर तुम चिंता मत करो, वो समझ जाएगा। हाँ नित्या बेटा, तुम खुद को अकेला महसूस मत करना, हम सब हैं ना, और तुम दिवु की बात का बुरा भी मत मनाना। आलोक और सुषमा को लग रहा था कि नित्या को दिव्यांश के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो किस तरह का लड़का है, इसीलिए वो उसे बस दिलासा देने में कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी आंखों में आंसू भरे पर बह नहीं रहे थे। नित्या अपना सर ऊपर किए बोल पड़ी, आप दोनों तो हमसे बड़े हैं ना, तो क्यों हमें झूठा दिलासा दे रही है आप दादी माँ। इधर दुलारी एक थाली में 2 रोटी और एक कटोरी में सब्जी लिए जाह्नवी के कमरे में आती है, और जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है तो जाह्नवी को अलमारी से लग जमीन पर बैठी हुई थी, पर उसके आंख पूरे सूजे हुए थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो नित्या के जाने से कितना अकेली हो गई है। बेटा जाह्नवी, तुम यहाँ जमीन पर क्यों बैठी हुई हो? आओ चलो जल्दी से बेड पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए देखो तुम्हारी फेवरेट खाना बना कर लाई हूँ, अब जल्दी से आ जाओ, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी अपनी बेटी को। इधर नित्या ने जैसे ही वो बात बोली, उसे सुनते ही सुषमा और आलोक दोनों एक दूसरे के तरफ हैरानियत भरे नजरों से देखने लगी। लेकिन फिर आलोक थोड़ा हिचकते हुए बोलने लगा, नहीं नित्या बेटा, तुम जो सोच रही है दरअसल बात वैसी नहीं है। और अभी वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही नित्या उनकी तरफ मासूमियत भरी आंखों से देखते हुए बोली, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है पापा जी, दरअसल मुझे दिव्यांश कैसे है वो सब पता है, और उन्होंने मुझसे शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आप लोगों के दबाव के कारण कर रहे थे, पर वो बीच में इस शादी से मना भी कर दिए थे, तब मैंने ही उन्हें शर्तों पर शादी के लिए मनाया। नित्या की पूरी बात सुन सुषमा उसके सामने जा अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलने लगी, हमें माफ कर दे नित्या बेटा, मुझे लगा था कि शायद जब अचानक से दिवु के ऊपर हम दबाव देंगे तो वो ये शादी कर लेगा और फिर वो धीरे धीरे कर शादी का महत्व भी समझ जाएगा, पर हमें नहीं पता था कि हमारे ऐसे करने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम तुम्हारे गुनहगार हैं बेटा। नित्या जब सुषमा को अपने आगे हाथ जोड़ते हुए देखी तो आगे बढ़ उनके हाथों को पकड़ते हुए बोली, प्लीज दादी माँ, आप मुझसे उम्र और अनुभव दोनों में ही बड़ी है, और आपको यूं अपने से छोटों के सामने हाथ जोड़ माफी मांगना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। वैसे आप माफी किस बात के लिए मांग रही है? मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरे जैसे लड़की के नसीब में इतना बड़ा घर मिल गया, ये क्या कम बड़ी बात है? मुझे बस यहाँ पर रहने की जगह मिल गई, यही बड़ी बात है, और मुझे इस शादी से कोई उम्मीद भी नहीं है, ऊपर से मेरे बारे में इतना सोचने वाली दादी माँ मिल गई। पापा जी और अब क्या चाहिए? पर बेटा तुम्हारी जिंदगी को तो हमने बर्बाद कर ही दिया ना। प्लीज पापा जी आप ये सब बोल मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप मुझसे बड़े हैं। तभी सुषमा जी बोलती है, अच्छा बेटा, अगर तुमने हमें अपना मान ही लिया है तो हम भी तुमसे माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि हम तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएंगे, क्यों मुन्ना? जी माँ बिल्कुल। फिर सुषमा जो थाली लाई थी उससे नित्या की आरती उतारते हुए आंखों में आंसू भरे बोले जा रही थी, देख मुन्ना, हमारे घर साक्षात माँ भगवती आई है, नित्या के रूप में सच में कोई देवी ही आई है। फिर नित्या के माथे पर सिंदूर का तिलक कर उसे घर के अंदर आने के लिए बोलती है। सुषमा के कहने पर नित्या अपना दाहिना पांव घर के अंदर रखते हुए अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही नित्या घर के अंदर हॉल में खड़ी होती है, उस पर ऊपर से सारिका एक बाल्टी ठंडा पानी उधेल देती है। इतना ठंडा पानी वो भी अचानक से आकर गिर जाता है तो नित्या हड़बड़ा जाता है, और वहां पर खड़े सुषमा और आलोक भी। सारिका, ये क्या बकवास है? तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है क्या? तुमने नित्या के ऊपर जानबूझकर पानी क्यों डाला, वो भी इतने ठंड के मौसम में? क्या दादी, मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना डाला है, वो मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं कूलर में पानी डालने बाल्टी में पानी ले जा रही थी, वो गलती से मुझसे छूट गया इसीलिए गिर गया। ये बोल सारिका मुस्कुराने लगी, लेकिन आलोक उसकी ये हरकत से बहुत गुस्सा हो गए थे, इसीलिए वो ऊपर जाने ही वाले होते हैं उसे डांटने के लिए कि तभी नित्या ठंड से सिसकती हुई बोलती है, प्लीज पापा जी, आप मेरे खातिर सारिका को मत डांटिए, वैसे वही मेरी वजह से आपने आज उस पर हाथ उठा दिया है, उसे वो बात बहुत बुरा लगा होगा, प्लीज पापा जी। पर नित्या बेटा, वो तुम्हारे साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही है वो सही नहीं है।
उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तभी सुषमा जी बोल पड़ी, अच्छा आलोक अभी वो सब छोड़ो, नित्या को ठंडे पानी की वजह से बहुत ठंड लग रही होगी। बेटा पहले तुम कमरे में जाकर जल्दी से अपने कपड़े बदल लो वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। जी दादी माँ, पर वो मैं। क्या हुआ? बोलो ना नित्या। कोई बात है तो बेहिचक पूछो, हम तुम्हारे अपने ही हैं, हमसे सोचकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दादी माँ मैं किस कमरे में रहूं, प्लीज आप मुझे बता देंगी। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम दिवू की पत्नी हो तो उसी के कमरे में ही रहोगी ना। उसके बोल देने से कि ये शादी वो नहीं मनाता है, वो सच तो नहीं हो जाएगा। तुम दोनों अब पति पत्नी हो तो उस हक से तुम उसके कमरे में ही रहोगी। चलो मैं तुम्हें उसके कमरे तक ले जाती हूँ। पर दादी माँ प्लीज आप ये सब मत कीजिए ना। उन्होंने क्या कहा आपने सुना ना, और मैं भी जबरदस्ती नहीं रहना चाहती हूँ उनके कमरे में। अगर आप मुझे कोई दूसरा कमरा या फिर कोई शांत बता देंगी तो मैं वहाँ आराम से रह लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ रहने में। नित्या ये तुम कैसी बात कर रही हो, चुपचाप दादी जो बोल रही है उनकी बात मानो। तुम और कहीं क्यों रहोगी, अगर तुम ही इस शादी को इतने आसानी से सिर्फ नाम भर का मान समझौता कर लोगी तो दिवू कभी तुम्हें नहीं समझ पाएगा और ना ही इस शादी को स्वीकार करेगा। उसे कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर शादी का असली मतलब होता क्या है। पर पापा जी मैं कुछ नहीं सुनूंगा। माँ आप इसे दिवू के कमरे में लेकर जाइए, आज से तुम उसी कमरे में रहोगी। नित्या के बार बार मना करने के बाद भी सुषमा और आलोक उसकी बात नहीं सुने और सुषमा उसे दिवू के कमरे की तरफ लेकर चल दी। दिव्यांश का कमरा एकदम आलीशान कमरा था उसका। वो अपने कमरे की एक एक चीज को खुद पसंद कर करके लाया हुआ था और उसे अपने कमरे में सजा कर रखता था। पर उसे ज्यादा साफ सफाई से मतलब नहीं रहता था। जहां तक बात पैसों की रहती वो खर्च कर देता, पर अपने आसपास साफ करके रखे ये उससे नहीं होता था। इसी वजह से उसका पूरा कमरा बस अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और वो खुद बेड पर लेटे नेहा से उस टाइप की बातें कर रहा था। जैसे ही सुषमा नित्या को लेकर कमरे में आई, दिव्यांश छत से अपना फोन कट कर एकदम आश्चर्य से उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, ए लड़की तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या करने आए हो? इस वक्त मुझे कमरे की साफ सफाई नहीं करवानी है, तुम जाओ यहाँ। जब मैं कमरे में ना रहूं तब आकर साफ कर देना। और दादी आप ही जाइए ना, क्या काम है आपको? देवू बेटा तुम कैसे बात कर रहे हो नित्या से? ओह एक मिनट दादी, कैसे बात कर रहा हूँ का मतलब? मुझे इससे कैसे बात करनी चाहिए? देवू ये तुम्हारी पत्नी है, कोई इस घर की नौकरानी नहीं जो तुम इससे ऐसे पेश आ रहे हो। और आज से ये इसी कमरे में तुम्हारे साथ ही रहेगी, समझी तुम? एकदम ऊंचे आवाज में सुषमा ने एकदम में सारी बातें बोल डाली। उसकी बातों को सुन कुछ समय के लिए दिव्यांश जस का तस उन्हें देखता रहा और फिर एकाएक बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनते ही सुषमा बोली, देवू ये तुम इस तरह से हंसने क्यों लगे? मैंने क्या कोई चुटकुला सुनाया है तुम्हें जो पागलों की तरह हंसे जा रहे हो? दादी अब आपने बात ही ऐसी कर दी है, मैं क्या करूं? मुझे इतनी हंसी आ रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं मतलब सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि मैं इस लड़की को इस कमरे में रहने देने के लिए मान जाऊंगा? मतलब आप लोग अभी तक मैंने जो नीचे में समझाया उसे अच्छे से समझे नहीं है कि ये इस घर की नौकरानी बनने लायक है, मेरी बीवी नहीं, क्योंकि दिव्यांश राजपूत की शादी हुई ही नहीं है, ये तो बस एक डील थी। और तुम्हें अगर इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी तो तुम्हारे मुंह में क्या दही जमी हुई है जो चुपचाप इनके साथ चली आए मुंह उठाकर मेरे कमरे में? कहीं तुम्हें भी तो ऐसा नहीं लगता है कि मैंने तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दे दी तो तुम मेरे कमरे में घुस सकती हो? दिव्यांश की बात सुन नित्या के आंखों में आंसू भर गए और वो बस धीरे आवाज में इतना ही बोली कि मैं एक सिंपल लड़की हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। मुझे ना तो आपका कमरा चाहिए और ना ही आपके साथ जबरदस्ती वाली रिश्ता। मैंने दादी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की थी पर वो मेरी बात नहीं मानी, बस इसीलिए मुझे इनके बात का मान रख यहाँ तक आना पड़ा। पर आप घबराए मत, मैं अपना जगह इस घर में अच्छे से जानती हूँ और मैं उसी में खुश हूँ। सुषमा जी बोली, नित्या क्या तुम इसके बात को मानने की बात कर रही है? अरे ये तो सरफिरा है, इसे शादी का मतलब समझ में नहीं आता, पर तुम तो समझती हो ना कि शादी क्या होता है। तो फिर तुम क्यों उसके बात को मान रही हो बेटा? प्लीज दादी माँ मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पर मेरी मम्मा मुझे एक बात हमेशा से बोलती थी कि जब में शादी होगी ना तो वो दिन मेरे लिए बेहद ही खास होगा। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई हमसफर आएगा ना वो दिन तुम्हारे लिए बेहद खास होगा, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। मुझे प्यार करने के लिए, मुझे समझने के लिए एक ऐसा हमसफर मिल जाएगा जो मेरी हर दुख सुख में मेरा साथ निभाएगा। पर उन्होंने ये नहीं समझाया था कि शादी वाले दिन ही अगर हमारी जिंदगी में कोई इनके जैसा आ गया तो मेरा क्या होगा। दादी माँ मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, बस एक खुद के आत्मसम्मान को छोड़कर, और अगर वो भी चली गई तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। ये शादी हुई ही इसी शर्तों पर कि मैं इस घर की नौकरानी बन रहूंगी, तो फिर मैं खुद की असलियत छोड़ जबरदस्ती इनकी पत्नी कैसे बन जाऊं, आप ही मुझे बताइए।
सुन लिया ना दादी आपने, इसे यहाँ नौकर बन रहने में कोई तकलीफ नहीं है, और हो भी भला क्यों, इतना बड़ा बांग्ला में जो रहेगी अब से, तो फिर क्यों आप बार बार मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करती रहती है। जब मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ तो आप जबरदस्ती इस रिश्ते को क्यों थोप रही है मुझ पर। देवू ये किस तरह बात कर रहा है तू अपनी दादी से, क्या यही दिन देखने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास रहने आई थी। तभी नित्या बोल पड़ी, कोई बात नहीं दादी माँ, मुझे इस सब की आदत है, इसीलिए मुझे अब किसी के भी बातों का कोई बुरा नहीं लगता है। आप ये सब सोचकर खुद को गिल्टी फील मत करवाइए, बस आप मुझे बाथरूम किधर से रास्ता बता दीजिए, नहीं तो सच में मैं ठंड से पुतला बन जाऊंगी। नित्या जानती थी कि जिस तरह से दिव्यांश जी ने दादी माँ से बात करी है उससे उनका दिल बहुत दुखा है, और वो इस वजह से काफी दुखी भी थी। इसीलिए नित्या ने उनसे थोड़ा मजाक करते हुए ऐसी बात कही, जिसे सुन सुषमा झट से अपने सर को पकड़ बोलती है, हे भगवान, मैं भी ना सच में बुढ़ही हो गई हूँ। मैं यहाँ तुमसे क्या क्या बात कर रही हूँ जबकि तुम कब से गीली कपड़े में हो। बेटा जल्दी से तुम कपड़े लो, वो रही बाथरूम में जाकर जल्दी से चेंज कर लो, जाओ जाओ जल्दी। सुषमा अपने दुख को कुछ वक्त के लिए भूल गई थी और नित्या के बातों में उलझ गई। नित्या के चेहरे पर भी उन्हें देख सुकून था कि चलो वो इसी बहाने दिव्यांश जी की बातों के बारे में सोचना तो बंद कर दी। फिर वो अपने घर से लाए बैग में से एक सिंपल सी साड़ी निकाली और उसे लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। जब वो साड़ी पहन बाहर आई तो देखी सुषमा बेड पर बैठे अपने घुटनों को अपने हाथों से जोर जोर दबाए जा रही थी। ये देख नित्या उनके पास जा बैठते हुए बोली, क्या हुआ दादी माँ, आपके घुटनों में दर्द हो रही है क्या, बताइए। वो नित्या बेटा, मुझे सर्दियों में घुटनों में अक्सर दर्द हो जाती है, और फिर इन दिनों थोड़ा बाहर जाना आना हो गया तो इसीलिए दर्द फिर से शुरू हो गई है, पर ठीक हो जाएगी, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, आओ यहाँ पर आकर सो जाओ। सुषमा बेड पर नित्या को सोने के लिए बुला रही थी, लेकिन जब नित्या ने देखा कि बेड पर तो सिर्फ एक ही आदमी के सोने की जगह है और अगर वो उस पर सो भी जाएगी तो इससे दादी को बहुत परेशानी होगी, इसीलिए वो बोली, दादी माँ, मुझे ना बेड पर सोने की आदत नहीं है, क्योंकि मुझे उस पर नींद नहीं होती है। मैं अपने घर में भी नीचे गद्दे बिछा कर सोती थी, आप बेड पर सो जाए, मैं नीचे सो जाऊंगी। नित्या तुम बेड पर आकर सो तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, इस ठंडी में तुम कैसे नीचे सोओगी, तुम्हें ठंडी लग जाएगी। नहीं दादी, मुझे नहीं लगेगी ठंडी, आप ऊपर सो जाइए, मैं यहाँ गद्दा बिछा कर सो जाऊंगी, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। नित्या ये बोल वही बेड पर रखे एक गद्दे को ले ली और नीचे बिछा उस पर तकिया डाल लेते हुए बोली, गुड नाइट दादी माँ। नित्या इतना बोल अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देख सुषमा मन ही मन बोली, भगवान जी, ये आपने मुझसे क्या करवा दिया, बहुत गलत हो गया मेरे हाथों, इस फूल सी बच्ची की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। कहाँ मैंने सोचा था कि शादी के बाद दिव्यू समझ जाएगा मैं बातों को, पर यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब क्या करूँ मैं जो इस बच्ची के जिंदगी को संवार पाऊँ। अगली सुबह नित्या सोई हुई थी, तभी उसकी नींद अचानक किसी के जोर जोर से हल्ला करने से खुली। वो उठकर बैठते हुए खुद में धीरे से बोली, ये कौन इतनी सुबह सुबह हल्ला कर रहा है, ये आवाज तो किसी लड़की की लग रही है, और इस घर में तो सिर्फ सारिका के अलावा और कोई लड़की नहीं है, पर ये इस तरह से क्यों हल्ला की जा रही है। दादी माँ की नींद भी खुल जाएगी, मैं जाकर देखती हूँ। ये बोल नित्या जल्दी से उठ कमरे से बाहर निकल दरवाजा लगा देती है ताकि दादी की नींद ना खुले। इसीलिए नीचे आते हुए नित्या सारिका के पास जा धीरे से बोली, सारिका क्या हुआ, तुम इस तरह जोर जोर से क्यों हल्ला किए जा रही हो, तुम्हारे हल्ला से दादी माँ की नींद खुल जाएगी। ओ महारानी, ये तुम्हारा मायका नहीं है जो इतने आराम से पड़ी हुई हो अभी तक। अब तुम मेरी नॉर्मल आवाज तो सुनती नहीं, घुड़े बेचकर जो सो रही थी, इसीलिए मुझे इस तरह से हल्ला करना पड़ा ताकि तुम जाग जाओ। अब जल्दी से जाकर मेरे लिए काफी बना दो, मुझे सुबह सुबह काफी चाहिए होती है, और आज से तुम मेरे लिए काफी बनाया करोगी, समझी तुम। ठीक है सारिका, मैं अभी बना देती है, बस थोड़ा फ्रेश हो जाओ, अभी तक मैं कुल्ला भी नहीं किया है, मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर बना दूंगी कॉफी। नित्या इतना बोल जल्दी से वापस कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी सारिका जोर से बोली, रुको। उसके रोकने से नित्या रुक गई, उसके तरफ देखते हुए पूछी, क्या हुआ सारिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। तुम भूलो मत कि भैया ने तुम्हें इस घर में कौन सी पोस्ट दे रखी है, तुम एक नौकरानी हो, ये बात कितनी बार मुझे याद दिलानी पड़ेगी। और नौकरानी कभी अपने मालिकों की जुबान नहीं लगती है और ना ही उनका कोई बात टालती है। तो चुपचाप अभी किचन में जाकर मेरे लिए कॉफी बना दो, फिर हो लेना फ्रेश, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है अगर तुम बाद में ही फ्रेश हो लोगी तो। अच्छा ठीक है सारिका, मैं अभी जाकर बना देती हूँ। नित्या ये बोल कमरे में ना जाकर जल्दी से किचन में चली गई, चूंकि वो आज पहली बार इस तरह की किचन में आई थी जहाँ पर सारी चीजें मॉडर्न टाइप की ही थी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक, आगे